date of poll in Maharashtra would be 20th 11. चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। ज़ेन अल्फा यानी इंटरनेट की दुनिया के किंग, जो हर काम को इंटरनेट की स्पीड से करने में यकीन रखते हैं और हर काम का रिजल्ट भी इन्हें सुपरसोनिक रफ्तार से चाहिए। ज़ेन अल्फा के इसी दौर में सियासत भी हाईटेक है, तो मैंने सोचा कि इस बार का पॉलिटिकल कॉरिडोर भी थोड़ा हाईटेक कर देते हैं। इसीलिए स्टूडियो में मेरे साथ आप ये रोबोट्स देख रहे हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है ई बॉट्स का। ये ई बॉट्स बड़े कमाल के और बड़े तेज भी, चालाक है, इनको सब पता है, ठीक वैसे ही जैसे एआई को सब कुछ पता होता है। इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति को डिकोड कर लिया है और इसीलिए आज हम इनसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में क्या रणनीति है। और ये ई बॉट्स हमें बता रहे हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए मुद्दों का पेंटा कोड तैयार किया। इस पेंटा कोड के 5 पॉइंट्स एजेंडे हैं और हर एजेंडे की अपनी एक थ्योरी है, रणनीति, और जिसके जरिए बीजेपी जीत की नींव रखना चाहती है। महाराष्ट्र का चुनाव और उसके नतीजे पिछले 5 साल जो महाराष्ट्र के चुनावी राजनीति में या महाराष्ट्र के सियासी राजनीति में घटा और आने वाले 5 साल, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक के लिए परसेप्शन वाला चुनाव है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पेंटा कोड में ही महाअघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी भी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। और इसी पेंटा कोड के 5 थ्योरी क्या कुछ हैं वो हम आपको बताते हैं। पहली, मोदी, नरेंद्र मोदी। दूसरी, मराठा। तीसरी, माधव। चौथी, महिला वोटर। और 5वीं, हिंदुत्व। मुद्दे नए बेशक आपको नहीं लग रहे होंगे, लेकिन रणनीति बिल्कुल नहीं है। तो इस पंचतंत्र या कह लें कि इस पेंटा कोड का सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वोटर के लिए एक गारंटी की तरह है। गारंटी कि नरेंद्र मोदी ने कहा है तो वो होगा। और ये चुनौती विपक्ष के लिए या ये चेहरा विपक्ष के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। तो चुनाव में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। उनकी अगुवाई में अमित शाह की रणनीति का असर हरियाणा में सबने देखा है और अब हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वो एक्शन प्लान तैयार कर चुके हैं। अब वो बिसात जमीन पर बिछाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक उसका सबसे पहला जो एक्शन प्लान जो तैयार किया है रणनीति, उसमें पार्टी की एकजुटता और सही तरीके से जिताऊ विनेबिलिटी पे प्रत्याशी को उतारना और जिनकी टिकट कटना उनसे पहले ही बात कर लेना। और एक और खास बात, निर्दलियों का पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, तो इस बार भी अमित शाह के उस एक्शन प्लान में सही जगह किस निर्दलीय को चुनाव में उतारना है वो भी शामिल है। अब सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को लेकर कोर कमेटी की बैठक 110 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए गए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस बार 150 से 158 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। सीट शेयरिंग, सबके साथ मिलकर सीट शेयरिंग करके
ये पूरी जो महायुति ने अपनी तैयारी लगभग कर ली। अब देखिए, जाहिर है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट मोड पर हैं। वजह मैंने आपको बताई कि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल जो भी सियासी घटनाक्रम हुए और आगे आने वाले 5 साल में होंगे, यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को लेकर बड़े एक्शन प्लान की तैयारी की थी। बड़े ऐलान भी किए गए थे जो सीधा सीधा डायरेक्ट जो बेनिफिशरीज है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक अगर वोट बैंक में बदलाव हुआ है बड़े स्तर पर, तो वो बेनिफिशरीज ने किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले दिनों महाराष्ट्र पहुंचकर बड़े ऐलान कर चुके हैं। 20 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को कर्ज वितरित किया। पुण्य श्लोक खोलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की। वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क को मंजूरी दी गई। 29 सितंबर को पीएम ने महाराष्ट्र के लिए 11,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। 5 अक्टूबर को 56,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र को 7600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। तो ये हुई बीजेपी के मोदी कार्ड की बात। डबल इंजन की सरकार का वो दावा जिसके जरिए बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार चाहती है और बताती है कि डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश का विकास तेज रफ्तार के साथ होता है। अब बात करेंगे दूसरे फैक्टर की, मराठा वोटर। बेहद महत्वपूर्ण, ये एक गेम चेंजर होगा। मराठा वोटर्स किसकी तरफ जाते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा वोटर्स बेहद अहम फैक्टर हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के पावर फैक्टर यानी शरद पवार का पावर भी इसी रीजन में सबसे ज्यादा माना जाता है। और शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को अपने साथ लेकर शरद पवार के पावर को कम करने की रणनीति पहले बनाई थी। अब देखिए, मराठा वोटर्स को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रणनीतिक बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन अब चुनाव सिर पर है और मराठा वोटर एक डिसाइसिव फैक्टर है। लोकसभा चुनाव में मराठा, दलित, मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग महाविकास अघाड़ी के लिए कामयाब एक पूरी रणनीति साबित हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसको कैसे तोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति में पूरी शतरंज की बिसात बिछा रही है। देखिए, 46 सीटों वाले मराठावाड़ा में मराठा आरक्षण एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है और मनोज जरांगे पाटिल उसका चेहरा है। अब मराठा आरक्षण के नाम पर ही मराठावाड़ा में महायुति और अघाड़ी दोनों अपनी सियासी गाड़ी आगे बढ़ाने की जुगत लगाए बैठे। वो कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन राजनीति में ना तो मुद्दे पुराने होते हैं और ना ही हांडी को बार बार चढ़ाने से परहेज किया जाता है। तो मराठा आंदोलन की आज भी महायुति के लिए यहां बड़ी चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक रणनीति तैयार की, एक कार्ड तैयार की। बीजेपी अपनी इस मुश्किल को कम करने की रणनीति तैयार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी वोटर्स के बीच अपना जो एक्शन प्लान लेकर पहुंचेगी, उसमें यह साफ तौर पर बताया जाएगा कि मराठा आरक्षण बेशक परवान नहीं चढ़ सका, लेकिन इसके लिए ईमानदार एफर्ट, कोशिशें सिर्फ बीजेपी ने ही की है अब तक। मसलन 2014 में बीजेपी सरकार ने मराठा आरक्षण शुरू किया, लेकिन 2020 में शरद पवार के समर्थन वाली सरकार आई तो मराठा आरक्षण गायब हो गया। अब महायुति सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की पहल की, लेकिन अगर शरद पवार आए, उनकी वापसी हुई सत्ता में, तो फिर ये खत्म हो सकता है। हालांकि 2020 में मराठा आरक्षण को तय सीमा पार करने की वजह से असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। पर राजनीति तो परसेप्शन का खेल है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। जिस तरह आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान
विपक्ष में मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव गढ़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कम हुआ था, गिरा था, नेगेटिव साइड में था। अब ठीक वैसी ही कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, काट। लेकिन मराठावाड़ा में इकलौता मुद्दा हावी नहीं है। महाविकास अघाड़ी की तैयारी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर है। मराठावाड़ा में महाविकास अघाड़ी शिवाजी महाराज का स्टैच्यू गिरने और बदलापुर की घटना को हाईलाइट कर महायुति को बैकफुट पर लेकर आएगी, पटकनी देने की कोशिश या तैयारी में लगी हुई है। वैसे भी वीर शिवाजी सिर्फ मराठा अस्मिता का प्रतीक भर नहीं, बल्कि हिंदू हृदय सम्राट है। और अगर ये मुद्दा हावी हुआ तो बीजेपी के हिंदुत्व फैक्टर का भी विपक्ष सेंधमारी करने में कामयाब हो सकती है। और ये बात बीजेपी खुद बहुत बेहतर तरीके से समझती है। और इसीलिए इस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से माफी मांगी और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने माफी मांगी। लेकिन ये माफी कितनी काफी है, ये वोटर्स तय करेंगे। और इसमें इस आग में घी डालने का काम जाहिर तौर पे महाविकास अघाड़ी करती रहेगी जब तक चुनाव है। लेकिन हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो है बीजेपी का पेंटाकोड का तीसरा मुद्दा, माधव फैक्टर। बेहद महत्वपूर्ण। जब कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई हाल ही में, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जैसा मैंने आपको बताया कि मराठा वोट बैंक, ठीक वैसे ही एक और बड़ा फैक्टर था, वो था ओबीसी वोट बैंक को लामबंद करना। अमित शाह की रणनीति है कि महाराष्ट्र चुनाव में लीड तभी ली जा पाएगी अगर ओबीसी वोट बैंक लामबंद हो जाए। माधव फैक्टर यानी माली, धनगर, बंजारा जातियों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने जो मंथन किया था, उसमें एक बड़ा फैक्टर इन परंपरागत वोटर्स का बीजेपी से छिटकना भी शामिल था। राजनीति में माधव के नाम से मशहूर ये जातियां प्याज उत्पादक हैं। प्याज की कीमत से इनका मिजाज बदल जाता है। तो बीजेपी सरकार ने प्याज निर्यात शुल्क को कम कर दिया है। हाल ही में पीएम मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। धनगर समुदाय को साथ लाने के लिए महायुति सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया। माता अहिल्या देवी होलकर धनगर समुदाय के लिए पूजनीय मानी जाती है। और इसी तरह मराठा कुंबी को ओबीसी जाति प्रमाण पत्र देकर उन्हें भी साथ लाने की कोशिश की गई है। कि जो फैसले होते हैं, जो अक्सर कैबिनेट में लिए जाते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। हम इस राजनीति में, चुनावी भेड़चाल में ये भूल जाते हैं। मैं आपको थोड़े पीछे हरियाणा चुनाव पर लेकर जाऊंगी। सबको पता है, सब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा गेम बदल गया हरियाणा की चुनावी जमीन का। लेकिन अगर किसी ने ध्यान से चुनाव होने के 2 महीने पहले जो नायाब सिंह सैनी सरकार में जो कैबिनेट के फैसलों को अगर पढ़ा होता, तो शायद जो चुनाव का नतीजा है वो इतना चौंकाने वाला नहीं लगता। पिछले 2 महीने में जिन जिन मुद्दों पर जनता या कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, वो कैबिनेट में बदल दिए गए। इसीलिए ये जो फैसले और ये जो घोषणाएं हैं, ये चुनाव में वोटर्स के मन पर एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ती। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में सिर्फ ये जातियां भर नहीं, दलित वोटर्स और ओबीसी की दूसरी जातियों को साधने के लिए बीजेपी ने पुख्ता तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी का प्लान 54 इसी का हिस्सा है। अब आप ये कहेंगे कि ये प्लान 54 क्या है? अब इसको समझते हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने को बीजेपी संविधान हत्या के प्रयास के तौर पर वोटर्स को याद दिलाएगी। संविधान वाले आरोप की काट, संविधान की बात। घर घर संविधान अभियान चलाया जाएगा और जिसके जरिए आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव की काट तैयार की गई। साथ ही साथ महायुति की पार्टियां ये बताने की कोशिश भी करेंगी कि दरअसल कांग्रेस संविधान खत्म करेगी, और कैसे बताएंगी, इसके लिए राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान को भी वोटर्स तक पहुंचाया जाएगा।
दरअसल महाराष्ट्र में 54 आरक्षित सीटें, 29 सीटें एससी समुदाय के लिए और 25 सीटें एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। और इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि हरियाणा की तरह सीट टू सीट माइक्रो मैनेजमेंट कर इन 54 सीटों को साधा जाए। 54 सीटें। और आपने देखा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव था कोटे में कोटा, जिसमें हरियाणा सरकार ने पहली ऐसा राज्य है जहां पर यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा के दलित वोटर्स ने इस बार जमकर भाजपा को वोट किया। अब ये रिटर्न गिफ्ट मान लीजिए या सीधा सीधा महाराष्ट्र के दलित वोटर को साधने की रणनीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटर्स को साधने की ये रणनीति भले ही हरियाणा में अनाउंस करके की हो, लेकिन दलित वोटर्स के मन में ये बात जरूर आएगी कि क्या पता अगर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आएगी तो शायद कोटे में कोटा का फायदा हमें मिल सकता है। राजनीति के इस रण में शक्ति साधना भी बेहद जरूरी है। ये बात विपक्ष भी जानता है और सत्ता पक्ष भी। इसीलिए चुनाव के ऐलान से काफी पहले एकनाथ शिंदे ने महिला वोटर्स के लिए बड़ा दांव चला। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से लेकर अब तक की हर योजना में कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा शक्ति का होता है, यानी महिलाओं का होता है। बात महाराष्ट्र की करते हैं वापस। मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, महायुति की तीनों पार्टियों को लगता है कि ये गेम चेंजर योजना हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश को और सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये पता है कि जब देश की आधी आबादी ये सोच ले कि किसको सत्ता में काबिज करना है तो वो होके रहता है। इसीलिए इस तमाम चुनावी रणनीति का बिसात का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है महिला शक्ति की साधना, महिला वोट बैंक। उन महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजे जाते हैं जिनकी पारिवारिक आय सालाना 2.5 लाख रुपए से कम होती है। शिंदे सरकार की इस योजना को ग्रामीण महाराष्ट्र में ठीक ठाक प्रतिक्रिया भी मिलनी शुरू हो चुकी है। रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी बदलापुर जैसी वारदातों को हाईलाइट करने का मन बना लिया है, जो लगातार वो कर रहे हैं। अगाड़ी को लगता है कि अगर ये मुद्दे उठाते रहे तो बाकी के मुद्दे गौण हो जाएंगे। और इस सियासी पंचतंत्र का सबसे भीषण संग्राम अब शुरू होने जा रहा है हिंदुत्व फैक्टर, हिंदुत्व को लेकर। बटोगे तो कटोगे, बांटने वाले महफिल सजाएंगे, औरंगजेब फैन क्लब। ये सिर्फ शब्द भर नहीं है, ये इस सियासी रण में चलने वाले वो ब्रह्मास्त्र हैं जो निशाने पर अगर लगे तो पूरा समीकरण चेंज कर देंगे। और ये बात तो सब जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की मुखर आवाज रहे हैं, लेकिन उनके बेटे और सियासी वारिस आज विपक्ष के खेमे में हैं, जिनकी विचारधारा एकदम अलग थी पर अब साथ है। तो लड़ाई सिर्फ सत्ता भर की नहीं है, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विरासत की भी है। इसीलिए महायुति की तीनों पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को घेरने की पूरी तैयारी में, और इसका चेहरा है एकनाथ शिंदे। शिवसेना से टूटकर अलग शिवसेना बनाने वाले एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताते हैं। कसाब की बात हो, याकूब मेमन की बात हो, पीएफआई के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से सवाल किए जाने लगे। एकनाथ शिंदे को भी पता है कि बेशक कानूनी लड़ाई ने उनके पास शिवसेना का नाम भी और निशान भी दे दिया है, लेकिन हिंदुत्व की विरासत तब तक उन्हें नहीं मिल सकेगी जब तक उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी साबित ना कर दिया जाए। और इसीलिए उद्धव पर डायरेक्ट अटैक की रणनीति तैयार की गई है और वो आपको नजर आने लगी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने तरकश में जो चुनावी तीर रखे हुए थे उसमें भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। शरद पवार के सहकारिता मंत्री रहते जो काम नहीं किए जा सके, उसे खास तौर पर हाईलाइट करने की योजना है। ये बात अलग है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को लेकर भी करप्शन की कई बातें विपक्ष की तरफ से आई। अब बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों के पंच तीर्थ बनाए जाने को दलित वोटर्स के बीच पहुंचाया जाएगा। हिमाचल,
कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की अधूरी गारंटी का मुद्दा भी उठेगा, तो वहीं कर्नाटक के मुडा स्कैम को भी वोटर्स के बीच उछाला जाएगा। जबकि सीएम पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में मची तकरार भी चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। ये बात अलग है कि अमित शाह ने सबसे पहले ये रणनीति बनाई है कि अभी सबको एकजुट रहना है, क्योंकि एकजुट रहेंगे तो ही चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन इस सियासी पेंटाकोड में एक एंगल संघ का भी है। हरियाणा में संघ और शाह की रणनीति ने हारी हुई बाजी को जीत लिया है और अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए भी संघ ने तैयार किया है खास प्लान और संघ सीधे जमीन पर जाकर काम करता है। संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो संघ ने डोर टू डोर कैंपेन की रणनीति बनाई है और उसे अब जमीन पर उतार दिया है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर है और लगातार काम जारी है। हिंदुत्व के मुद्दे से दूर न जाने और जातीय समीकरण को जोड़ते हुए हिंदुत्व के मूल मुद्दे को बनाए रखने की सलाह भी संघ ने दी। बूथ को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, तो वहीं मतदान को 60% से ऊपर पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया। विपक्ष के नैरेटिव को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी काउंटर करने की रणनीति तैयार की गई है और जो प्रभारी, सहप्रभारी और जिनकी ड्यूटी वहां लगाई जाती है वो दिन भर चुनाव प्रचार करते हैं और रात में इन द क्लोज्ड रूम्स या क्लोज्ड कॉरिडोर्स वो जो मुखिया होते हैं जाति के या अलग अलग सेक्टर के, क्षेत्र के, उनको बुलाकर वोटर्स को एकजुट करना और तमाम तरीके की बातें करना, ये भी अपने आप में जो हरियाणा में हुआ, रात को रणनीति जमीन पर उतारना, लोगों से बातचीत करना और लोगों को बताना कि हर वो चीज होगी अगर सरकार आए। पर कहते हैं कि रणनीति तो कागजों पर बनती है, पर विजेता वही बनता है जो रणनीति को जमीन पर उतार सके। बीजेपी हरियाणा में अपनी रणनीति के जरिए जीत चुकी है और अब लड़ाई महाराष्ट्र की है। अमित शाह ने पहले पूरी रणनीति अपने दिमाग में, फिर टेबल पर और उसके बाद जमीन पर लड़ी और अब बात महाराष्ट्र की है। नायाब सैनी की शपथ में बीजेपी अपनी एकजुटता साबित कर चुकी है। पार्टी के बाहर भी और पार्टी के भीतर सबको एक साथ साधा है और चुनौती महाराष्ट्र में भी दोनों ओर यही, जो जीतेगा वही जो एकजुट होगा, जिसकी रणनीति में धार होगी और जिसकी रणनीति जमीन पर ठीक तरीके से उतरेगी और तब तक दोनों ओर से वार पलटवार जारी रहेगा। तो हमारी नजर हर बूथ पर होगी और हर मुद्दे पर भी। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, चुनाव जीता जाता है वोटों से और इस बार महाराष्ट्र की जनता सोच समझकर पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ उसे समझकर और आगे आने वाले 5 साल के लिए वोट करेगी। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि वो अपना वोट बैंक बचा के रखे और सामने वाले वोट में सेंधमारी कैसे करे।